Welcome back, student, to our online tutorial of Laksham Academy, Bihar Safe Nalanda. Now we will proceed about the topic. The topic was digestive system, and in last lecture I have discussed about the diagrammatic representation of alimentary canal as well as accessory glands. Now we will look about accessory gland. Accessory gland का मतलब को वैसा मददगार ऑर्गन जो हेल्प करता है डाइजेशन में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या है, राइट फ्रॉम द बकल कैविटी। पहले आते हैं आप लोग कि बकल कैविटी के बाद बकल कैविटी पे। बकल कैविटी कहते किसको है वो सुनिए पहले। देखिए बच्चे, अगर हम लोग ऐसा करके डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये जो ओपनिंग है जिसके अंदर में टिथ वगैरह ऐसा ऐसा लगा हुआ है, टिथ ऐसा टिथ, और ये टंग है, ठीक है। टिथ टंग, ये पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज बकल कैविटी, बकल कैविटी। और लिप्स का जो ओपनिंग है, यहाँ पर जो लिप्स का ओपनिंग है और पूरा इस साइड में आता है, इधर अंदर जहाँ टॉफी वगैरह रखाता है ना, इस साइड और इस साइड, इसको बोलते हैं माउथ, MOUTH। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउथ एंड बकल कैविटी? माउथ का मतलब लिप्स का ओपन होना, ऐसा बंद कर दो, टीथ के ऊपर टीथ रखो और लिप्स को ओपन करो। लिप्स को जैसे ओपन करेगा तो जो जगह है ना यहाँ तक का, इस साइड भी और इस साइड भी, वो कहलाएगा माउथ, ठीक है। अब ध्यान देना, इस बकल कैविटी के अंदर एक चीज और होता है कि साइड साइड में ऐसा ग्लैंड टाइप का रहता है, इस टाइप से ग्लैंड आकर के ओपन होता है, पाइप के थ्रू आकर के ओपन होता है। इधर भी रहेगा, इस साइड भी रहेगा, कुछ नीचे रहेगा, ऐसा ऐसा सब आकर के ओपन होगा। कहाँ? बकल कैविटी में। तो उसका नाम होता है सैलिवरी ग्लैंड। तो बकल कैविटी में क्या स्ट्रक्चर होते हैं, बकल कैविटी में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में? उसमें पहला नंबर में आ रहा है आपका सैलिवरी ग्लैंड। ए नंबर है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, ठीक। सैलिवरी ग्लैंड के अलावा आपके पास यहाँ पर क्या है, होता है, टिथ भी होता है। तो अपन लोग इसमें दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक पहला सैलिवरी ग्लैंड और दूसरा टिथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सैलिवरी ग्लैंड का मतलब क्या है, ये रिलीज करता है, रिलीजेस वाटरी फ्लूइड which contains टाइलिन एंजाइम, which contains टाइलिन एंजाइम। वाटरी फ्लूइड है जिसके अंदर में टाइलिन एंजाइम होता है। ऑल अबाउट वाटर का कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो ऑल अबाउट 99.5% के आसपास, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या, व्हाट इज सैलिवरी ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड इज द ग्लैंड, या इसको कह सकते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब बात ये आएगा आपको कि एक्सोक्राइन किसको कहेंगे, ठीक है। तो एक्सोक्राइन उसको कहते हैं जो पाइप के थ्रू जा करके कहीं पर भी ओपन होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ले लो कि आपका टंकी रहता है, ऊपर पानी का टंकी रहता है, उससे पाइप के थ्रू आकर के नल में, टैप में जाकर के ओपन होता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सोक्राइन, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होता है जो डायरेक्टली ब्लड में डाल देता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और जहां पर जगह उसको मिलेगा, मतलब सुटेबल साइट मिलेगा, वहीं पर जाकर के वो एक्शन करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहला ये बात बोला कि ये सैलिवरी ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद मैंने क्या आपको बोला कि वो दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड व्हिच रिलीजेस वाटरी फ्लूइड व्हिच कंटेन्स टाइलिन एंजाइम। इसके पास कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछता है कि बताइए सलाइवा के अंदर में क्या होता है, तो सलाइवा के अंदर में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आप इसको नोट कर लिए होंगे तो जल्दी से कर लीजिए, फिर मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सैलिवरी ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड व्हिच रिलीजेस वाटरी फ्लूइड व्हिच कंटेन्स टाइलिन एंजाइम, वाटरी फ्लूइड एंड कंटेन्स टाइलिन एंजाइम। एंड कर देता हूँ मैं इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, and contains टाइलिन एंजाइम, ठीक है। Now, how many types of salivary gland we are having? Actually, there are
टू मेन टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। फर्स्ट वन इज मेजर एंड अनदर वन इज माइनर। तो माइनर के वाले में आपको 12th तक भी नहीं पढ़ने को होगा, मतलब जानकारी है लेकिन क्वेश्चन नहीं आते हैं उससे। मेजर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन है, क्या नाम है, कहाँ ओपन होता है, ठीक है, किस डक्ट के थ्रू जाता है। अभी मैंने क्या बोला है कि सैलिवरी ग्लैंड डक्टेड ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड। डक्टेड ग्लैंड मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो पाइप के थ्रू जाता है, तो उसका पाइप का नाम पूछता है और उसका टाइप्स पूछते हैं। तो हमारे पास मेजर कितना है, इन ह्यूमन देयर आर 3 pairs of major salivary gland, ह्यूमन के पास कितना है, 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड है, 3 पेयर, मतलब एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, ऐसा। तो एक पेयर हो गया। जैसे अभी जैसे देखते होगे कि अगर याद करो बचपन में कि कभी बार ऐसा होता है कि इधर स्वेलिंग आता है ना, तो हम लोग एक ना स्क्वायर टाइप का पट्टी लगाते हैं इस पे, जिसमें बीच में पोर टाइप का दिखता है, शायद उसको बेलाडोना का बोलते हैं पट्टी। यहाँ पट्टी लगाते हैं ताकि वो सही हो जाए। वो एक्चुअली में क्यों लगाते हैं पट्टी, उसके पीछे एक रीजन है। कहीं पर भी स्वेलिंग है तो आदमी को डर रहता है कि कोई उसका एक सैलिवरी ग्लैंड ना इन्फ्लेम हो जाए। अगर सैलिवरी ग्लैंड इन्फ्लेम हो जाएगा, वायरस से, तो वो एक डिजीज कहलाता है, दैट डिजीज कॉल्ड एज मम्प्स। तो ये क्वेश्चन आएगा ओलंपियाड में कि मम्प्स डिजीज क्यों होता है, तो आंसर आप क्या दीजिएगा, मम्प्स डिजीज है वायरल इन्फेक्शन जो कि किसको अफेक्ट करता है, पैरोटिड ग्लैंड को। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, पहला नंबर है आपका पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये पहला नंबर है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। इसको ये कहा, इसका डक्ट का नाम क्या है, डक्ट नेम है इसका स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है। इसका क्या नाम है, स्टेनसन्स डक्ट। उसका दूसरा क्या है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये, ग्लैंड लिख देना यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ पर होता है, अपर जॉ और लोअर जॉ के जंक्शन के बीच में होता है। जैसे देखो हम लोग ऐसा करते हैं, मुंह को ऐसा निकालते हैं करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अपर वाला पोर्शन है ना, ये और ये दोनों, जैसे देखो ये ऐसा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस टाइप से मुंह को निकालते हैं, ये स्थिर रहता है, ये कभी मूव नहीं करता है। ये ऊपर नीचे जो होता है वो लोअर जॉ होता है, ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, दिस वन इज ऑफ लोअर जॉ। हमेशा मूवेबल कौन होता है, लोअर जॉ, अपर जॉ नहीं होता है। तो लोअर जॉ का नाम है मैक्सिला, लोअर जॉ का नाम है मैंडिबल और अपर जॉ का नाम है मैक्सिला। तो जो अपर जॉ है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिला और लोअर जॉ जो है उसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। तो मूवेबल कौन हुआ, मैक्सिला या मैंडिबल, तो मूवेबल कौन है, मैंडिबल, ठीक है, क्योंकि वो लोअर जॉ है और लोअर जॉ ही मूव करता है। तो ये क्या है, एट द जंक्शन ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ। कहां पर लोकेटेड होगा, अपर जॉ और लोअर जॉ के जंक्शन के ऊपर। तो इसका लोकेशन क्या होगा, डक्ट नेम का कहां पर से, इसका डक्ट नेम का, ये डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट, वाटसन्स डक्ट। अब अगर आप लोग ये बोलोगे कि सर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, वाटसन डक्ट किसी का एक्सटेंशन, तो दीज आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने इसको डिस्कवरी किया था, उनके ऑनर में इसका नाम वैसा पड़ा, ठीक है। थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड, इसका नाम है डक्ट ऑफ रिविनस। अब ध्यान देना कैसे इसको याद रखना है, पैरोटिड ग्लैंड का क्या कहां पर है, नोट भी कर सकते हो बेटा। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, जस्ट बिलो टू ईयर, यहाँ पर इस एरिया में वो होता है पैरोटिड ग्लैंड। सब मैक्सिलरी आपको बताया ही, दोनों का अपर जंक्शन अंदर जाकर कैसा करके खींचते होगे ना, तो अंदर से वाटरी सब्सटेंस निकलता होगा, किसके कारण, इसी के कारण निकलता है। सबलिंगुअल, टंग को ऊपर करोगे ऐसा, तो यहाँ पर जैसे ऊपर करोगे ना तो देखोगे 2 पोर दिखेगा तुमको, वो दोनों पोर इसी का है, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड का है,
सब का मतलब होता है बिलो इन बायोलॉजी। सब स्टैंड्स फॉर बिलो एंड लिंगुअल स्टैंड्स फॉर टंग। ठीक है, लिंगुअल से ही लैंग्वेज वर्ड आया है। ठीक है, आपका क्या ये है मातृभाषा, मदर टंग ऐसा जो बोलते हैं वो उसी से आया है। तो लिंगुअल का मतलब हो गया टंग और सब का मतलब हो गया बिलो। बिलो टू टंग ये रहता है सबलिंगुअल। ठीक है, मैक्सिमम वाटर जो रिलीज करता है ना वो इसी से होता है। ऐसा दिया कुछ कुछ बुक में दिक्कत होता है, लेकिन सबलिंगुअल छोटा होने के बावजूद भी काफी ज्यादा सलाइवा को रिलीज करता है। लेकिन उस सलाइवा में टाइलिन नहीं होगा, याद रखिएगा। सलाइवा में जो टाइलिन होता है, जो टाइलिन सिर्फ और सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड से आता है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड से ही निकल करके आता है। तो ध्यान रखने वाला बात है बेटा, ह्यूमन के अंदर भी यही 3 पेयर होते हैं। ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड जो कि कहाँ होता है, बिलो टू ईयर, और इसका डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। दूसरा क्या है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, इसको क्या बोलते हैं, वाटसन डक्ट। और तीसरा है सबलिंगुअल जिसका डक्ट ऑफ रेविनस। अब याद कैसे करना है ये भी बता देता हूं। अब यहां से याद करने का बात शुरू हो गया। अब जैसे पैरोटिड करेंगे तो पैरेट तो समझते हो ना, अगर पैरेट को यहाँ पर कंधे पर रखेंगे तो वो अपनी चोंच से ऐसा दिक्कत करेगा ना, या फिर कान के पास कुछ बोलेगा, तो कान के पास अगर वो बोलेगा तो आपको टेंशन होगा कि नहीं होगा। अगर पैरेट को यहाँ रखेंगे और बोलेगा तो कान के ही पास बोलेगा ना, इधर इधर ये चोंच मारेगा तो आपको टेंशन हो सकता है। जस्ट इमेजिन, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। तो पैरेट है तो टेंशन देगा, तो टेंशन का मतलब स्टेंसन है। स्टेंसन, इसको देखो ना, अगर एस हटा देंगे तो टेंशन हो जाएगा ना, तो स्टेंसन है। दूसरा, ऊपर का जॉ और नीचे का जॉ, ठीक है, ये दोनों के जगह पे अगर ये टूट गया तो आपकी तो वाट लग गई। ठीक है, ये टूट गया तो आपकी वाट लग गई, मतलब वाटसन डक्ट। ठीक है, अब जो क्रिकेट वगैरह देखते होंगे उनको पता होगा शेन वॉटसन कौन है, किधर से खेलता है, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलता है, प्लस साथ में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। मतलब बॉल लगेगा तो यहाँ जबड़ा टूट जाएगा उसका, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो वॉटसन ऐसा हो गया। ठीक है, नहीं तो वाट लगना मतलब हालत खराब हो जाना उसका। एंड द लास्ट वन इज रिविनस। तो देखो इसको पलटोगे तो थोड़ा बहुत नस दिखेगा ना, नस रिविनस ऐसा करके याद रखो। टंग को पलटोगे तो नस टाइप का दिखता है, तो नस मतलब रिविनस, ऐसा याद रखना। आपको कष्ट नहीं होगा याद करने में, अगर मेरे अकॉर्डिंगली करोगे तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कौन कहाँ पे है मतलब से समझो, सब मैक्सिलरी बोले या सब मैंडिबुलर बोले। ठीक है, सब मैक्सिलरी मतलब क्या होगा, मैक्सिला से नीचे थोड़ा सा, और सब मैंडिबुलर का मतलब मैंडिबल से थोड़ा नीचे। अब आपको लगा सर मैंडिबल से नीचे तो ये है, इधर इधर आएगा, नहीं बेटा, अगर हम नीचे से देखेंगे तो उसका लोकेशन इसके नीचे रहेगा कि नहीं। इस साइड से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो इधर से देखेंगे तो इसके नीचे ही रहेगा ना ये, और ऊपर से देखेंगे तो इसके नीचे रहेगा ये, इसलिए इसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। ठीक है, और सब लिंगुअल, आपको पता है लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब टंग, टंग के नीचे का भाग। ठीक है, नोट कीजिए इसको। डक्ट नेम इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है इसके अंदर में, क्या कहते हैं, ओलंपियाड वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होप सो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो नोट कर लिए होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। जैसे सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड कौन है, तो पैरोटिड। सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड कौन है, तो पैरोटिड। अब याद रखना, जो ज्यादा बड़ा होगा उसको ज्यादा इन्फेक्शन का डर भी होगा, जो ज्यादा बड़ा होगा उसको ज्यादा इन्फेक्शन का डर भी होगा। तो अगर पैरोटिड ग्लैंड वायरस से इन्फेक्टेड हो गया तो उस डिजीज को बोलेंगे मम्प्स, MUMPS, मम्प्स डिजीज। इसीलिए पट्टी लगाते हैं इधर, जरा सा भी इधर कुछ दर्द वर्द होता है ना तो उसमें क्या करते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए या उससे निजात पाने के लिए हम लोग एक पट्टी लगाते हैं। ऐसा व्हाइट कलर का आता है, ऐसा एकदम से स्क्वायर शेप में रहेगा, ताकि वो उसको हीट के थ्रू चाहे कैसे भी उसका गर्माहट देता है तो उसको धीरे धीरे खत्म करे। क्योंकि टेंशन बड़ा बात है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया बेटा कि किसी को मम्प्स डिजीज से सफर कर रहा है, एंड यू ऑल नो वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज कितना खतरनाक हो सकता है वो तो कोविड-19 से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो उसी के मुकाबले यहाँ पर भी है। पैरोटिड ग्लैंड के बारे में कुछ मजेदार बात बता देना चाहता हूँ मैं। सबसे बड़ा ग्लैंड ये है, नोट में आप करके लिख सकते हो, पैरोटिड नीचे नोट करके लिख सकते हो, पैरोटिड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इन आवर बॉडी। दूसरा,
सलाइवा इज सिक्रेटेड ओनली फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड। सलाइवा जो है सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड से ही आता है, बाकी ये दोनों सलाइवा सिक्रेट नहीं करता है, ठीक है। और थर्ड वन इज दैट सबलिंगुअल सबसे छोटा है, सबलिंगुअल सबसे छोटा है आपका। क्या मैंने बोला, सलाइवा सबसे ज्यादा कहां से, पैरोटिड ग्लैंड से। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन, सैलिवरी ग्लैंड कौन, तो पैरोटिड ही होगा। और अगर पैरोटिड में वायरल इन्फेक्शन होगा तो उस डिजीज का नाम मम्प्स होगा, ठीक है। और सबलिंगुअल सबसे छोटा। अभी इसमें ऐसा क्या है जो काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, तो देखिए इसके अंदर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, तो टाइलिन इंपॉर्टेंट है, ऐसा टाइलिन लिखा था, इसको टाइलिन बोलते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ये किस चीज में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये याद रखिएगा कि टाइलिन करता क्या है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वैसा तमाम चीज, वैसा तमाम एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज अमाइलेज। उसको क्या बोलेंगे, अमाइलेज। अब जैसे देखो, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, वैसा एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोटीएज। वैसा एंजाइम जो लिपिड को डाइजेस्ट करे या फैट को डाइजेस्ट करे दैट विल बी कॉल्ड एज लाइपेज। तो तीन तरह का एंजाइम होता है हमारे पास में, नोट करते जाना, तीन तरह का। पहला अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, याद नहीं होगा तो बताता हूं, अमाइलेज और आम। आम मीठा होता है, मीठा मतलब शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आम मीठा और मीठा मतलब शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करता है अमाइलेज, ठीक है। टाइलिन कैसा है, अमाइलेज है। दूसरा क्या है, प्रोटीएज, नाम से ही क्लियर है, प्रोटीन का जैसा लिख तो स्पेलिंग ऑल अबाउट तो तुमको मिल गया। एंड द लास्ट वन इज लाइपेज। तो लाइपेज का क्या आ रहा, LIPASE, तो लिपिड में भी LIPID लिखते हैं। तो लाइपेज किस चीज का डाइजेशन करेगा, लिपिड का या फैट का डाइजेशन करेगा। दो अगर क्लियर हो जाता है, एक तो मीठा कार्बोहाइड्रेट निकल गया, एक प्रोटीन, तो बचा क्या चीज, फैट ही ना। तो आप लोग उसको आसानी से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आप लोग जहां पर अमाइलेज लिखे होंगे, तो अमाइलेज मतलब देखो ASE लगा हुआ ना, इसमें जितना भी एंजाइम रहेगा, ठीक है, उसके लास्ट में ASE लगा हुआ रहेगा। जैसे अब बोलोगे सर टाइलिन तो ये है एंजाइम है, तो उसके नाम में तो नहीं लगा हुआ है। तो टाइलिन इज एन अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, तीनों में लास्ट में एज है ना। तो ये तो अलग टाइप नाम दिया हुआ ना इसका, लेकिन है एक्चुअली में क्या, ये अमाइलेज है, ठीक है। आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कैसे क्या करेगा वो मैकेनिज्म में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो, रैबिट के पास एडिशनल एक और होता है, आगे जो उसका दो दांत निकला हुआ रहता है ना, उसके जस्ट ऊपर में रहता है, उसको बोलते हैं इंफ्रा और वाइटल। ये पढ़ने का नहीं है, फिर भी आपको बताते हैं। यानी रैबिट के पास टोटल 4 पेयर, सैलिवरी ग्लैंड का टोटल 4 पेयर रैबिट के पास। एक तो यही तीनों रहेगा, पैरोटिड भी उसके पास रहेगा, सब मैक्सिलरी भी रहेगा, सब लिंगुअल भी रहेगा, उसके अलावा इंफ्रा और वाइटल रहेगा। 4 रहते हैं। ये पढ़ने का आपको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टीथ। हमारे पास कितना है इसका नंबर, 32, ठीक है। लेकिन हर किसी के पास, अभी जो क्लास 10th में बच्चे होंगे ना, उनमें से किसी के पास 32 नहीं होगा ऑल अबाउट, जहां तक है मुझे पता, और जहां तक हमारा ये बायोलॉजी बताता है। क्योंकि इसके लिए 18 ईयर्स होना आवश्यक है। 18 ईयर के पहले 32 टीथ इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि हमारा जो लास्ट का है ना मोलर टीथ, वो निकलता है आफ्टर 18, यानी एडल्ट होने के बाद। इसलिए उसको बोलते हैं विजडम टीथ, है ना, यानी बुद्धिमता का है वो, बुद्धिमान, विवेक, बुद्धि, ऐसा करके आपको देता है। ये 18 के बाद देखो क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि 18 के बाद सब लोग ये कर सकता है, वोट डाल सकता है, अडल्ट की श्रेणी में आ जाएगा वो, यानी कि बुद्धिमान हो जाता है, इसलिए उसको विजडम टीथ ऐसा कुछ बोला जाता है। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे इसका फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला आता है, कैसे बन करके आता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो समझ में आएगा। लेट अस सपोज कि ये एक बकल कैविटी है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा माउथ है, इसको खींच करके ऊपर ऐसा खींच दिए, तो ऐसा खींचेंगे ना तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा बेटा, ऐसा डायग्राम बनेगा। एक ऊपर वाला पार्ट खींच दिए और एक नीचे। ये क्या है, ये ऊपर वाला क्या था, दिस इज मैक्सिला,
ये क्या है? मैक्सिला। और ये क्या है? मैंडिबल। ये मैक्सिला, ये मैंडिबल। क्या होगा आगे देखोगे ना तुम लोग, ये इस टाइप से ऐसा लटका हुआ एक चीज दिखता है ना अंदर, इसको बोलते हैं उवुला। UVULA, इसको क्या बोलते हैं? उवुला। और इसी के आजू बाजू में टॉन्सिल होता है, इसको बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। ये टॉन्सिल होता है। और यही टॉन्सिल कभी कभी किसी का इन्फ्लेम हो जाता है। इन्फ्लेम हो जाता है तो ये देखो, ये टॉन्सिल है और ये इन्फ्लेम हो गया तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, बायोलॉजिकल वर्ड है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, सब का मतलब बिलो, ये सब सारा है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, दोनों कह सकते हो। तो टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा? करेंगे क्या? सीधे उसको कट करके हटा देंगे। तो किसी किसी का टॉन्सिल का ऑपरेशन होता है ना, तो सीधे कट करके हटा देता है, वहां से काट दिया, खत्म कर दिया। जब ना रहेगा टॉन्सिल, नहीं होगा इन्फेक्शन। जैसे अपेंडिक्स ज्यादा दर्द देता है, उसको हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं, वेस्टिजियल ऑर्गन है। इट इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन, बिसाइड इट ज्यादा हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है इसको हटा देने से, ठीक है। लेकिन अपेंडिक्स पूरी तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन, उसको हटा भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट हटा ही देना चाहिए, उसको टेंशन ही देगा और ज्यादा कुछ उससे बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो अभी हम लोग इसके टिथ के ऊपर आते हैं। तो अभी फिलहाल ना एक ऐसा मैं आपको बनाता हूँ, ये टिथ वाला पार्ट है, ठीक है, जहां पर धंसा हुआ रहेगा टिथ, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके आगे वाला पार्ट में देखिएगा ना कि ऐसे अगर टंग से आप करिएगा तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर लगेगा। आगे जो है ना, टंग से ऊपर की ओर टच करिएगा ना तो काफी आपको खुरदुरा टाइप का दिखेगा, रिजिड टाइप के दिखेंगे आपको, और पीछे एकदम प्लेन दिखेगा एकदम। तो इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट है जो कि काफी टफ है, दिस इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट। इसको क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट। और ये जो है आपका, दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, यहां से निकल करके आता है। और देखो इसमें टॉन्सिलाइटिस में बता देते हैं कि क्या होता है। अगर टॉन्सिलाइटिस किसी को होगा तो रेगुलर खांसी होगा, प्रॉब्लम होगा। मेरा एक फ्रेंड था, जब मैं स्कूल के टाइम में रहता था, पढ़ता था, तो उसको रेगुलर खांसी होता था। फिर उसका ऑपरेशन हुआ तो अब जाकर के उसका ठीक हो जाता है, मतलब वो रिमूव कर दिया उसको। और मज़ेदार बात यह है कि इसमें डॉक्टर वगैरह सजेस्ट करेंगे कि ठंडा से ठंडा चीज़ खाओ, आइसक्रीम वगैरह ऐसा आपको सजेस्ट करेंगे खाने के लिए, क्योंकि वहाँ से रिमूव किया है ना टिश्यूज़ वगैरह को, इसीलिए ऐसा है। गर्म से वो ज़्यादा जलेगा ना, इसीलिए उसको ज़्यादा ऐसा प्रीफर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दिस वन इज हार्ड पैलेट एंड दिस वन इज सॉफ्ट पैलेट। इसको हार्ड पैलेट बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट। ये क्या करेगा जो आपको बताता हूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो अगर बेटा मान लेते हैं कि एक कंचे को ले लेता हूं मैं, एक गोली टाइप का स्ट्रक्चर जो कंचा खेलते हैं ना हम लोग, उसको लेते हैं, उसको दोनों हाथ के बीच में ऐसा दबाएंगे। तो अगर दबाएंगे तो या तो ऐसा हल्का सा अगर ऐसा मुड़ेगा तो बाहर की ओर ठीक चला जाएगा, या ऐसे मुड़ेगा तो नीचे की ओर आ जाएगा। तो क्या होगा, हम लोगों को खाना चबाने के लिए उसको होल्ड करना चाहिए, बकल कैविटी के अंदर रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा और निकल जाएगा डायरेक्टली तो दिक्कत है। अब मतलब क्या, खाना खाए अचानक से सीधा अंदर चला गया तो वो तो प्रॉब्लम होगा ही ना। तो इसके लिए क्या होता है कि मुंह में उसको होल्ड करने के लिए चाहिए तो आगे एकदम से रुखड़ा होता है, रिच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि उस फूड को होल्ड करके रखता है, उस फूड को बकल कैविटी में होल्ड करके रखता है। तो उसका काम क्या हुआ, होल्डिंग ऑफ फूड इनसाइड द बकल कैविटी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ड पैलेट? होल्डिंग ऑफ फूड इनसाइड द बकल कैविटी। तो सर सॉफ्ट पैलेट का क्या काम है? देखते हो जिस वक्त में निगलते हैं खाना, इनगल्फ अंदर की ओर करते हैं, डिग्लूटेशन करते हैं उसको, तो क्या होता है, तेजी से अपने आप अंदर चला जाता है, तो एकदम सॉफ्ट होता है। पीछे कभी टच करके देखो, पीछे एकदम सॉफ्ट होता है। तो वो क्या करता है, उसको स्मूथ मतलब पैसेज देता है उसको जाने का। तो दोनों काम हो गया, हार्ड पैलेट रोक रहा है और सॉफ्ट पैलेट आगे की ओर देता है। कई बार ऐसा आप देखे होंगे कि खाना चबाने से पहले में कुछ जगह पे या कुछ खा रहे हो, जैसे समझ लो लीची वीची ऐसा टाइम का आ रहा है, अचानक से ऐसा माउथ में लिया, अंदर चल गया ऐसा डायरेक्टली, क्योंकि वो आप ऐसा लिए कि डायरेक्ट आपका पीछे चला गया सॉफ्ट पैलेट के पास, तो वो निकल करके तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको इतना बात बता दिया, उबला इसको कहते हैं हमारा, एंड दिस वन इज हार्ड पैलेट एंड दिस वन इज सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। याद रखना ऊपर में ना यहीं पर दो पोर दिखेगा आपको, कभी गौर करके देखोगे तो ऊपर दो पोर है। नहीं कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कस के खींचते हैं तो नाक की चीजें मुंह में भी आ जाती है, वो उसी पोर के थ्रू होता है, ठीक है। खैर वो सब बाद में बताऊंगा कि क्या होता है, पहले फिलहाल इसमें आइए टीथ की बात करते हैं।
तो हमारे पास क्या होता है ना बेटा कि अगर हम लोग एक सेक्शन में बांट देंगे तो कैसा होगा, जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा, एकदम जिस पोजीशन पे वो रहेगा उतना ही पोजीशन पे नीचे रहेगा। तो अगर हम इस डायग्राम को दोबारा कट करके बनाते हैं, दोबारा इरेज करके बनाते, देखो नीचे यहाँ क्या रहेगा, यहाँ टंग रहेगा बेटा, ये रहा टंग, अदर साइड से टिथ, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण क्या है कि मैं इसको अच्छे से रब करके दोबारा एक बना रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे। सिर्फ मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कैसा होगा जो। फिर से वापिस से एक बार बोल देता हूं, देखो मैक्सिला और मैंडिबल को खींच करके ऊपर किया, हम लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर दिखा है, एक लंबा सा एक चीज लटकता हुआ नजर आता है हमारे बकल कैविटी के अंदर में, झांक कर देखिएगा तो दिस इज कॉल्ड उबला। और उबला के कारण में क्या हो रहा है, इसके आजू बाजू में एकदम थिक टिश्यू का एक डिपोजिशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज टॉन्सिल। और टॉन्सिल का काम है इम्यून सिस्टम में थोड़ा हेल्प करता है, अगर इन्फ्लेम हो गया तो टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। ऊपर का सेक्शन में मैक्सिला को सबसे आगे वाला पोर्शन में देखिएगा, आगे वाले पोर्शन को बायोलॉजिकली एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट को देखिएगा तो हार्ड पैलेट रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट, और जस्ट उसके पीछे दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ये क्या करेगा ना बेटा, इसका काम यही है, जिस वक्त में खाना इंगल्फ करोगे ना, मान लो बेटा कि क्या है, ये वही पोर्शन है जो ये उबला वाला है, तो जैसे ही खाना तुम इंगल्फ करोगे तो ये ऐसा टेढ़ा होगा, तो टेढ़ा होने के बाद क्या हुआ, नॉस्ट्रिल को बंद करता है, इंटरनल लेयर्स को बंद करता है, यानी कि जिस वक्त में आप खाना निगल रहे होते हैं उस वक्त में ये जा करके उसको धक्का दे करके बंद कर देता है उसका पैसेज। इसका मतलब ये कह सकते हो जब हम खाना निगल रहे होते हैं तब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं होता है, सिर्फ निगलने टाइम में बस, उसके बाद अपने आप जगह पे आ जाएगा। When we are engulfing the food inside the esophagus or inside the pharyngeal area, then on that time there is no respiration inside our body, ठीक है। लंबे टाइम तक लेकिन ये नहीं रह सकता है, ऐसा मत सोचिए कि लंबे टाइम तक सर हम बहुत बड़ा चीज खाना शुरू करेंगे और उसको इनगल्फ करते चले जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम टीथ के बारे में और क्लियरली आपको बता रहा हूं मैं, इसका कैसे निकालते, फॉर्मूला कैसे बनता है जो, ध्यान दीजिएगा। मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था इस टाइप से, और ये रहा टीथ का एरिया, ऐसा टीथ का एरिया रह गया, ठीक है। यहां पर क्या है आपका, इसको इस सेक्शन में बांट दीजिए, ऐसा ऐसा, तो एक सेक्शन का आपको बताते हैं, 4 भाग में हो गया ना, एक सेक्शन का बताते हैं। आगे जो दिख रहा है ये दांत, हल्का सा हंसते हैं, स्माइलिंग करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है भाई कि आगे का कुछ दांत दिखता है। तो ध्यान देना 4 तरह का दांत होता है, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलार। इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलार। अच्छा, एक बात अगर आपसे पूछा जाए तो हम ये आपसे पूछते हैं कि बच्चे ये बताओ कि इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर किसी को बनना तो उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या इंडिया का किसी का स्टेट का किसी को मिनिस्टर बनना चाहिए तो क्या होना चाहिए, उसको भी इंडियन होना चाहिए। तो देखो कैसे याद करेंगे, इंडियन सिटीजन, आई फॉर इंडियन, सी फॉर सिटीजन, इंडियन सिटीजन कैन प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, इंडियन सिटीजन कैन प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर। बड़ा कौन है, प्राइम मिनिस्टर, तो पहले प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे, लास्ट में मिनिस्टर लिखेंगे, लेकिन उससे ही बड़ा इंडिया है ना, सबसे बड़ा तो इंडिया है, इंडिया का सिटीजन होना है, सबसे प्रायोरिटी होगा। तो इंडियन सिटीजन कैन प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम लोग इसको बांटेंगे। कैसा बांटेंगे, तो देखो ये आगे क्या है, 2 टीथ दिखेगा आपको ऐसा, एकदम से चौड़ा इस टाइप से, ब्रॉड टाइप का आगे का यह, तो 2 इधर है, देखो ना पेयरिंग में कर रहा हूं, 2 इधर रहेगा तो 2 इस साइड भी रहेगा, एकदम सेम टाइप का, ठीक है। 2 इधर रहेगा, 2 इधर भी रहेगा। जस्ट इसके बाजू में देखोगे कि ऐसा एकदम से पॉइंटेड टाइप का टीथ होता है, पॉइंटेड टाइप का टीथ होता है। अगर इधर रहेगा तो इधर भी रहेगा, इस टाइप से पॉइंटेड टाइप का टीथ हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखोगे, ट्रायंगुलर टाइप का, लेकिन ब्रॉड, ट्रायंगुलर टाइप का और ब्रॉड ऐसा रहता है। ये ट्रायंगुलर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, ये ट्रायंगुलर उखाड़ने के बाद दिखेगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उखाड़ के अपना देख लीजिए, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या है, बाकी का 3 रहेगा ऐसा, ब्रॉड ब्रॉड एकदम से 3 रहेगा ऐसे। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो यहां पर क्या है, सबसे पहला ये जो है ये इंसीजर, ये भी इंसीजर। ठीक है, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, फिर ये प्रीमोलर, और दिस वन इज मोलार, मोलार एंड मोलार। ये वाला 18 प्लस के बाद आता है। ठीक है, ये 18 प्लस के बाद आता है। अब ध्यान दो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे। जो इंसीजर कितना है काउंट करिए, 2 है, तो इधर लिख दिए 2। कैनाइन कितना है, 1 है। प्रीमोलर कितना है, 2 है। और मोलर कितना है, 3 है। तो देखो अगर इधर इतना है तो इधर इस साइड भी इतना ही होगा, तो इस साइड भी नीचे वाला भी सेक्शन को लिख दीजिए, या इसके बराबर वाले सेक्शन को लिख दीजिए ऐसा। तो देखो इतना लिखने के बाद हमारा एक सेक्शन का या तो ऊपर का ले लो या नीचे का ले लो। ठीक है, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसमें अपर सेक्शन वाला लिए है, या इतना इधर अगर रहेगा तो एग्जैक्ट सेम कॉपी इधर भी रहेगा। कैसा रहेगा, इधर भी इंसीजर 2 रहेगा, इधर भी कैनाइन 1 रहेगा, प्रीमोलर 2 रहेगा, और मोलार 3 रहेगा ऐसा। देखो ऊपर नीचे बराबर है तो ऊपर नीचे बराबर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इसको ऐड करिए 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8 अपॉन नीचे भी 8। लेकिन बायोलॉजी का थोड़ा सा मैथमेटिक्स दिक्कत वाला होता है बेटा। 8 + 8 हम लोग कितना बोलेंगे, 16। अभी नहीं करते हैं, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, हमने 8 लिखा है। ठीक है, 8 लिखा किसका, इधर का लिखा ना 8। अगर 8 इधर है तो 8 इधर भी रहेगा। अगर टोटल 8 इधर है तो 8 इधर भी रहेगा, तो 8 × 2 कर देते हैं तो इसका सेक्शन निकल जाएगा। और नीचे 8 है तो इस साइड भी रहेगा, ये भी 8 × 2 रहेगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 16/16 = 32। जबकि हम लोग क्या पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, 16/16 = 1। लेकिन यहां क्या है, 16 ऊपर का 16 नीचे का, दोनों जोड़ करके 32। ठीक है, और आप काउंट कर लीजिएगा, आपका भी 32 नहीं होगा, है ना। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि क्यों काउंट करने के बाद 32 नहीं रहेगा, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। पहले तो इतना नोट करिए, ऊपर भी नोट करिएगा, नीचे भी नोट करिएगा, उसके बाद में इसको नोट करिएगा, ड्रॉ करिएगा। ICPM एंड M, इंडियन सिटीजन कैन प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, इसका ये हो गया। इसी सीक्वेंस में सबको आपको अरेंज करना है। 2/2, 2 इसलिए क्योंकि 2 इधर है तो 2 इधर भी होगा। ठीक है, 1/1 तो 1 इधर है तो 1 नीचे भी है आपका। प्रीमोलर 2/2, देखो 2 प्रीमोलर इधर 2 प्रीमोलर इधर, और मोलर 3 है, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही अरेंजमेंट है। अगर हम लोगों का ऐसा लिखा गया तो इस सेक्शन में अगर 8 है तो इधर भी 8 रहेगा, तो 8 × 2 कर देंगे। ठीक है, 8 × 2 कर देंगे, और इधर भी है। तो सर हम 8 + 8 नहीं कर सकते, कर लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, 8 + 8 भी कर सकते हैं आप, तो बात तो एक ही आएगा, रिजल्ट तो एक ही आएगा ना। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, और कुछ और इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात बताते हैं। ये फॉर्मूला हो गया आपका, दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट। 18+ जो होता है अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला यही है। ठीक है, अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला यही है, 21-23/2123, 2123/2123। अब इतना याद रखना कि सर हमको ये कैसे याद होगा कि कौन कितना है। अगर गलती से ऐसा भूल गए तो आगे का दांत काउंट कर लो। क्या काउंट करने के बाद तुमको क्या दिखेगा, इधर एक कैनाइन दिखेगा और इधर एक कैनाइन दिखेगा। तो अगर कैनाइन को तो तुमको पता है एक ही होता है, इधर एक नीचे एक 4 टोटल 4 है। ऐसे हर सेट में 1 मिलेगा, तो एक कैनाइन और एक कैनाइन के बीच में टोटल 4 दांत होगा। तो उसको डिवाइड करेंगे तो देखो 2 इधर 4 हो गया ना। वहां से आप आसानी से, मोलार 18 ईयर्स के बाद आता है, तो सबसे बड़ा नंबर वाला वही है 3। अब रह गया प्रीमोलर और कैनाइन। देखो इसका इंसीजर का तो क्लियर कर दिया मैंने ना, 4 दांत है तो 20 से काटेंगे तो 2 इधर 2 उधर चला जाएगा, इससे आसानी से याद हो जाएगा।
कैनाइन को तो हमेशा एक ही होना चाहिए, इससे याद हो जाएगा। मोलार सबसे ज्यादा है 3, तो 3 इधर आ गया, बाकी बच गया प्रीमोलर, तो प्रीमोलर भी 2 होता है। अब एक सबसे जरूरी बात, प्रीमोलर एक ऐसा दांत है हमारे बॉडी के अंदर जो जिंदगी में एक ही बार आता है, पूरे लाइफ में एक ही बार होगा। अगर आप लोगों का प्रीमोलर अभी आ गया है और कोई तोड़ दे उस दांत को, तो दोबारा वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि प्रीमोलर को कोई तोड़ दे तो दोबारा वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग को पूछा जाए कि 18 ईयर्स का तो ये हो गया फॉर्मूला, है ना, और 17 ईयर वाले का क्या फॉर्मूला होगा, डेंटल फॉर्मूला ऑफ 17 ईयर वाले बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, ये बताओ। अगर तुमसे कोई पूछता है तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि जो लास्ट मोलर है ना 18 के बाद आएगा, और इसका एज कितना है 17, मोलर कितना है यहाँ 3, तो मान लेते हैं कि लास्ट मोलर अभी नहीं आया है इसका, तो अब मोलर कितना हो गया 2 हो गया, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2। काउंट कर लो फिर से, कितना हो जाएगा टोटल, 2 + 1 3 + 2 4 3 + 2 5 + 2 7 7 इधर 7 इधर 14 हो गया, और नीचे भी 14 28। तो इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट, ऊपर का 7 है, नीचे में भी 7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 7 + 7 कर देंगे, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 अपॉन 14 = 28। 14 अपॉन 14 = 28। अब आपसे एक क्वेश्चन और इसमें आएगा कि बच्चों के पास में कैसा होगा, बच्चों के पास में कैसा होगा, बच्चे मतलब अप टू 6 ईयर, जो मिल्क टीथ आता है, देखते हो एक दांत आता है जो झड़ जाता है, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है झड़ जाता है, उसके बाद दूसरा नहीं आता है। तो उसमें क्या होगा ना कि प्रीमोलर जो आएगा, प्रीमोलर लाइफ में एक ही बार आएगा, तो इनिशियल स्टेज में प्रीमोलर नहीं आता है, वो बाद में आता है, 6 के बाद 6-7 साल के बाद आता है, वो आएगा एक बार, हमेशा ही रहेगा वही, ठीक है। तो याद रखना उसमें भी क्या होगा कि 2, तो उसमें 2102 अपॉन 2102 प्रीमोलर एब्सेंट है, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, अगर मिल्क टीथ आया है तो उसको टूटना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मैंने क्या बताया, उसके पहले ये बताया कि प्रीमोलर जिंदगी में एक ही बार आएगा। 2 बात मैंने बोला, प्रीमोलर पूरे लाइफ में एक ही बार आएगा और वही परसिस्ट करेगा, और अभी मैंने बोला कि मिल्क टीथ जो आता है दूध वाले दांत वो टूटेंगे, वो टूटेंगे मतलब क्या है कि इसका मतलब हर हालत में प्रीमोलर नहीं आया होगा, क्योंकि प्रीमोलर अगर आ जाता तो टूट जाता तो 2 दांत लैग करता ना, इधर इधर भी 2 इधर भी 2 इधर ऐसा करके लैग कर जाता, टोटल 8 दांत का नुकसान होता हमारा। तो समझने की बात करो, अगर मिल्क टीथ है तो कैसा है 2102 अपॉन 2102, और मिल्क टीथ का टोटल नंबर होता है 20। काउंट कर लो खुद ब खुद, 2 + 1 3 + 2 5 5 अपॉन 5 5 × 2 अपॉन 5 × 2 10 अपॉन 10 20 करके देख लो, जैसा इधर किया था वैसा इधर करके देख लो, ठीक है। दी जाता है डेंटल फॉर्मूला जो कि ह्यूमन में आता है, तो कुछ भी पूछेगा, ये जो बात है ना 17 ईयर, ये ओलंपियाड के लिए है, ठीक है, और ये आपका 10th तक का लिए जरूरत का चीज है। 4 तरह का दांत है। अब कैसे किसको याद रखेंगे, जो इंसीजर, सीजर का मतलब कैंची, कट करने का काम, तो ये कटिंग में अभी लिखते जाइए साथ में। इंसीजर क्या करता है, ब्रॉड टीथ होता है और कटिंग में हेल्प करता है। कनाइन नुकीला चीज, जैसे अब अगर आप लोग ये शुगर केन वगैरह खाते हो, ईख वगैरह ऐसा करके खींचते हो, या फिर जो नॉनवेज वगैरह होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, उसमें काफी डेवलप रहता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उसमें काफी ज्यादा वो ऐसा करके चिकन ऐसा वगैरह खींचते हो, चाहे कुछ भी करते हो, तो उसके लिए हेल्प करता है। मसल्स को टीयरिंग एंड शेयरिंग काम है इसका, चीर फाड़ करना एक कनाइन का है। प्रीमोलर और मोलर का काम सेम है, क्या है, ग्राइंडिंग, ऐसा करके पीसना, ऐसा ऐसा चबाते हैं ना तो ऐसा ऐसा पीसते हैं उसको, ठीक है, मुंह चलाते हैं ना खाने टाइम में, तो वो ये दोनों का काम है, ठीक है। तो क्या हम कह रहे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर, सीजर मतलब कैंची, कटिंग का काम है। कैनाइन मतलब कार्निवोरस मतलब जो खींचता है, टीयरिंग एंड शेयरिंग का काम करता है। एंड प्रीमोलर एंड मोलर दोनों च्यूइंग में काम करेगा, मैस्टिकेशन,
मेन फंक्शन है मैस्टिकेशन, एम फॉर मैस्टिकेशन और एम फॉर मोलर, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अभी तक जितना चीज बताया है मैंने आज के लेक्चर में, वो ये बताया है कि कितने सैलिवरी ग्लैंड होते हैं टाइप्स का, और उनका कहाँ पर लोकेशन होता है, प्लस साथ में उसके डक्ट का क्या नाम है और वो क्या रिलीज करता है, और उसके अंदर में कौन सा केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, और उसका क्या फंक्शन होता है, टाइलिन का क्या फंक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या आपको बताया कि टीथ में क्या क्या होता है, जो टीथ कैसे कैसे काम करता है, जो तो टीथ का जैसा काम आया, जैसा फंक्शन आया, मैंने आपको बताया कि कैनाइन का काम है टीयरिंग एंड शेयरिंग, इन सीजर का काम है कटिंग, प्री मोलर एंड मोलर, मोलर में एम आ गया, एम का मतलब मैस्टिकेशन, पीसना खाना को, ठीक है, और आपको डेंटल फार्मूला के बारे में बताया, प्लस साथ में आपको बकल कैविटी के अंदर का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। तो आपको पूछेगा हमेशा 10th बोर्ड तक में यही क्वेश्चन पूछेगा, यहां तक में अगर पूछ सकता है क्वेश्चन तो बस एक ही नंबर का वो क्वेश्चन आता है कि टाइलिन का क्या काम है। तो टाइलिन कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, टाइलिन अमाइलेज है, बस इतना ही पूछेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।